मेरा बूढ़ा बाप मेरी माँ के मरने के बाद मेरे लिए एक जवान सौतेली माँ ले आया। मैंने कुछ दिनों से इस बात पर ध्यान दिया था कि मेरे बूढ़े बाप के गहरी नींद में सोते ही मेरी सौतेली माँ दबे पांव छुपकर छत पर जाती थी। फिर तो यह सिलसिला हर रोज़ का ही हो गया। एक दिन मैंने अपने बूढ़े बाप को इस बारे में बता दिया। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी सौतेली माँ को बहुत पीटा और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। अगले दिन रहम की वजह से मैं अपनी सौतेली माँ को स्टोर रूम में खाना देने के लिए गई, लेकिन मैंने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर तो मेरी सौतेली माँ अकेली नहीं थी, बल्कि मेरा नाम अंजलि है। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने मेरी ही सगी मौसी से शादी कर ली थी। पहले मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ दोनों अलग कमरे में सोया करते थे और मैं अलग कमरे में सोती थी। लेकिन जैसे ही गर्मियों के दिन शुरू हुए तो कमरे के अंदर लेटना बहुत मुश्किल हो गया था। आज मेरे पापा विक्रम को जब बहुत गर्मी महसूस हुई तो उन्होंने मेरी सौतेली माँ निशा को आंगन में चारपाई लगाने को कहा। जब काफ़ी रात हो गई तो मेरे पापा तो गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन मैं करवट लेकर चुपचाप लेटी हुई थी। इसलिए मेरी माँ निशा को अंधेरे में यह अंदाज़ा न हो सका कि मैं जाग रही थी। जब निशा को अपनी तरफ से पूरी तरह से यह तसल्ली हो गई कि मेरे पापा सो चुके हैं और मैं भी, तो वह बहुत ही धीरे से अपनी चारपाई से उठी और छत की तरफ देखने लगी। फिर उसने बड़े आराम से अपनी चप्पल पहनी, लेकिन तभी उसकी चारपाई के पास रखा हुआ गिलास उसके चप्पल पहनने की ठोकर से लुढ़क गया। वह जैसे ही गिरा वैसे ही थोड़ा सा शोर हुआ। उसने तुरंत ही मेरे पापा की तरफ देखा कि कहीं वह उठ तो नहीं गए, लेकिन मेरे पापा बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। फिर वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई सीढ़ियों की तरफ चली गई। मैंने जैसे ही अचानक से करवट बदली तो मेरी सौतेली माँ निशा की चारपाई खाली थी। मैंने जब इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई तो देखा कि वह बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता कदमों से छत की तरफ जा रही थी। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरी सौतेली माँ इस तरह चुपचाप आधी रात को छत पर क्या करने जा रही है। मैं चुपचाप चारपाई पर लेटे लेटे खुद से ही अंदाज़ा लगाती रही कि आखिर वह छत पर क्या करने गई होगी, लेकिन मैं उठकर उसके पीछे नहीं गई। काफ़ी देर उनका इंतज़ार करने के बाद जब वह नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही छत पर जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरी सौतेली माँ छत पर इतनी देर से कर क्या रही है। अभी मैं उठने ही वाली थी कि तभी मुझे मेरी सौतेली माँ सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी, तो मैं जल्दी से लेट गई और अपनी आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। मेरी माँ भी जल्दी से अपनी चारपाई पर आई और वह भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे अब यह सोच सोच कर नींद ही नहीं आ रही थी कि आखिर मेरी सौतेली माँ इतनी देर से छत पर कर क्या रही थी और वह क्यों गई हुई थी। तभी मुझे अचानक से याद आया कि एक दिन पहले भी जब मैं अपने कमरे से वॉशरूम जाने के लिए निकली तो मेरी सौतेली माँ मुझे सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी थी, और जब मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा फिर भी वह अपने आप से ही मुझे बताने लगी कि दरअसल वो मैं छत पर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कि छत पर कोई है, तो बस मैं यही देखने के लिए गई थी। लेकिन तब मुझे अपनी सौतेली माँ के बात करने के लहजे में बहुत डर नज़र आ रहा था, जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन तब तो मुझे यह बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। इसका मतलब यह था कि वह मेरे पापा से छुपकर कोई गलत काम कर रही थीं। फिर मैं अपनी ही सोच में डूबे डूबे पता नहीं कब गहरी नींद में सो गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे स्कूल की छुट्टी थी। मैं सोच रही थी कि आज मैं अपनी सौतेली माँ से यह ज़रूर पूछूंगी कि वह रात को कहाँ गई हुई थीं और इस तरह वह छुपकर चुपचाप छत पर क्यों जा रही थीं। लेकिन मेरी सौतेली माँ सुबह होते ही मेरे पापा के साथ चली गईं।
मेरे पापा मुझसे कहकर गए कि वह किसी रिश्तेदार के घर पर उनके हाल चाल लेने के लिए जा रहे हैं, तो मैं दरवाज़ा अच्छे से बंद करके रखूं। वह लोग शाम तक वापस आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने पापा का लिहाज किया और उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया और पूरा दिन ऐसे ही जलती भुनती रही। शाम को जब वह दोनों घर वापस आए, तब तक मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका था कि मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जब मेरे पापा ने रात के खाने के लिए मुझे आवाज़ दी, तो मैं चुपचाप जाकर अपना खाना खाने लगी और खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही मुझे रात वाला वह किस्सा याद आ गया। मैंने सोचा कि मुझे अपनी सौतेली माँ से उस बारे में पूछना चाहिए था। मेरे पापा सो चुके थे, लेकिन मैं अभी उस सब के बारे में सोच ही रही थी और चुपचाप आंखें खोले लेटी हुई थी। धीरे धीरे रात गहरी खामोशी की तरफ बढ़ने लगी और मैं अभी भी जाग रही थी। मुझे अब थोड़ी थोड़ी फिक्र होने लगी थी कि ना जाने मेरे पापा के सोने के बाद मेरी सौतेली माँ आधी रात को कहाँ जाती है। मैं अपने बीते दिन याद करने लगी कि कैसे कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पापा ने मेरी मौसी, जो उस वक्त कुंवारी थीं, उनसे दूसरी शादी कर ली। लेकिन मैं आज तक अपनी मौसी को अपनी माँ के रूप में कबूल नहीं कर पाई थी। इसीलिए मुझे मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ की जगह ले ली थी। इसीलिए मुझे उनसे नफ़रत सी होती थी। लेकिन मैंने यह देखा था कि मेरी मौसी शादी से पहले भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और शादी के बाद तो वह मुझे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी सौतेली माँ का दिल दुखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। मैं उनसे हर वक्त नाराज़ ही रहती थी। अगले दिन फिर से मैंने अपनी सौतेली माँ से उस बात को लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के सोने के बाद रोज़ रात को छत पर चली जाती और तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद ही वहाँ से वापस नीचे उतर कर आती। लेकिन मैं हमेशा सोने की एक्टिंग करती रहती और मेरी सौतेली माँ को यह पता ही नहीं चल सका कि उनका राज अब मैं भी जान चुकी हूँ। एक दिन मौका देखते ही मैंने अचानक से अपनी सौतेली माँ से यह सवाल कर लिया कि वह रोज़ रात को छुपकर कहाँ जाती हैं। मेरी सौतेली माँ ने जैसे ही मेरा यह सवाल सुना, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखती रह गईं। अब तो उन्हें काटो तो खून ही नहीं वाला हिसाब हो गया था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह मुझसे क्या बोलें। फिर वह थोड़ा संभल कर मुझसे बोली, दरअसल मेरा जी मचलने लगता है, इसीलिए मैं छत पर टहलने के लिए चली जाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वह टहलने जाती हैं तो फिर इस तरह छुप कर जाने की क्या ज़रूरत है। वह हमेशा मेरे और पापा के सोने के बाद ही क्यों जाती हैं। उसके बाद तो मेरी सौतेली माँ के मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकला और वह अचानक ही मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और बोली, तुम अपने पापा को कुछ भी ना बताना। मेरा यकीन मानो अंजलि, मैं वहाँ सिर्फ टहलने ही जाती हूँ। उनकी यह बात सुनकर तो मुझे उनकी दुखती रग हाथ लग गई थी। अब तो मैंने पक्का सोच लिया कि मैं अपने पापा को ज़रूर इस बारे में बताऊंगी। उस वक्त तो मैंने अपनी सौतेली माँ से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को जब पापा आए तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। जब यह मेरी सौतेली माँ ने देखा तो उनके चेहरे पर कुछ तसल्ली दिखने लगी। मैं चुपचाप रही। फिर रात को मैं सोने के लिए लेट गई और पापा भी जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। लेकिन मेरी सौतेली माँ अभी भी डरी हुई थीं और अपने डर की वजह से वह जाग रही थीं। फिर वह आधी रात तक इंतज़ार करती रहीं कि कब मैं सो जाऊं। करीब रात के तीसरे पहर के आसपास वह धीरे से उठीं और फिर उन्होंने अच्छी तरह से देखा कि मैं सो गई हूँ या नहीं, और पापा की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया।
फिर वह धीरे से उठी और छत पर चली गईं। अभी उन्हें छत पर गए हुए थोड़ा समय ही हुआ था कि मैंने अपने पापा को उठाना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे अपने पापा को आवाज़ देकर उठाने लगी। पापा जल्दी उठिए। मेरी आवाज़ सुनकर थोड़ी ही देर बाद पापा उठकर बैठ गए और पूछने लगे कि मैं इतनी रात को उन्हें क्यों जगा रही हूँ। तो मैंने आहिस्ता से उन्हें बताया कि सौतेली माँ रोज़ रात को छत पर जाती है, और उसके बाद मैंने उन्हें अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़कर बताईं और अपने पापा के कान भर दिए। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो देखिए, सौतेली माँ की चारपाई तो खाली पड़ी हुई है। वह एक आदमी से रोज़ छत पर मिलने जाती हैं और आज भी गई हुई हैं। सबूत के तौर पर मैंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर पापा बुरी तरह से गुस्सा हो गए और अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए उठकर खड़े हो गए। तभी मेरी सौतेली माँ धीरे धीरे छत से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। पहले तो मेरी सौतेली माँ को हम सबके जागने की खबर ना हुई, लेकिन जैसे ही वह आधी सीढ़ियों पर आईं, उनकी नज़र मेरे और पापा के ऊपर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह खौफ से हम दोनों की तरफ देखे जा रही थीं। पापा उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए आगे बढ़े और उनका हाथ कस के पकड़कर पूछने लगे, किससे मिलने गई थी। सौतेली माँ को समझ में नहीं आया कि वह मेरे पापा की बात का क्या जवाब दे, इसलिए वह बिल्कुल खामोश रहीं। इस बात से पापा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने खींचकर उनके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर वह दोबारा उनसे पूछने लगे कि बताओ, कहाँ गई थीं और किससे मिलने गई थीं। जब दोबारा पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पापा उनके लिए गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और फिर उन्हें ज़मीन पर धक्का देकर गिरा दिया और ठोकरों से मारने लगे। सौतेली माँ दर्द से तड़पने लगी, लेकिन पापा लगातार उन पर अपना गुस्सा उतारते ही चले जा रहे थे। मैं दूर खड़ी चुपचाप होकर सारा तमाशा देख रही थी, लेकिन मैंने भी अपने पापा को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उस वक्त मुझे तो जैसे दिल में बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उस औरत ने मेरी माँ की जगह जो ले ली थी। काफ़ी देर तक जब पापा उन पर हाथ उठा उठा कर थक गए तो खुद ही रुक गए, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने तब भी उन्हें ये नहीं बताया कि वह छत पर क्यों गई थीं और किससे मिलने गई थीं। पापा उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए स्टोर रूम के पास लेकर गए। उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला और बिना उसकी लाइट जलाए ही अंधेरे में सौतेली माँ को अंदर धकेल दिया और स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरा एक दिन तक मेरी सौतेली माँ उस स्टोर रूम के अंदर बंद रहीं। फिर मुझे न जाने क्यों, लेकिन थोड़ा उन पर तरस आने लगा, क्योंकि वह पूरे एक दिन से भूखी प्यासी थी। इस समय मेरे स्कूल की छुट्टी थी और पापा भी काम पर चले गए थे, तो मैं छत पर चली गई और मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दिन के उजाले में सूरज की रोशनी के कारण स्टोर रूम में खूब रोशनी फैली हुई थी। उसके अंदर मौजूद हर चीज़ साफ साफ दिख रही थी। मैंने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने अपनी सौतेली माँ के साथ अपनी सगी माँ को देखकर मैं सकते में आ गई। अंदर मेरी सौतेली माँ निशा और मेरी सगी माँ ऊषा दोनों ही किसी बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थीं। मैं भागकर जल्दी से अपनी सगी माँ के पास पहुँची और उन्हें हाथ लगाकर खुद को यह यकीन दिलाने लगी कि मैं कोई भी सपना नहीं देख रही हूँ, बल्कि मेरी सगी माँ सच में ज़िंदा है। मैं अपनी माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, आखिर यह सब क्या है और कैसे? तो वह मुझे बीते हुए अतीत की कहानी बताने लगीं। उन्होंने बताया कि मेरी पैदाइश के बाद माँ दोबारा कभी पेट से नहीं हो सकती थी, जबकि मेरे पापा को अपना वंश चलाने के लिए बेटा हर हाल में चाहिए ही चाहिए था, तो इसीलिए वह दूसरी शादी की जिद करने लगे। माँ ने कहा कि वह एक बार को समझौता करके पापा की दूसरी शादी के लिए मान भी जाती, लेकिन वह तो उनकी सगी बहन से ही शादी की जिद पकड़कर बैठ गए थे।
जिसके लिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपने ही घर में अपनी बहन को अपनी सौतन बनाकर हरगिज़ नहीं लाऊंगी। लेकिन पापा हर रोज़ इस बात पर मम्मी से बहस करते और लड़ाई करते रहते थे। रोज़ रोज़ की इस बहस और लड़ाई से तंग आकर मम्मी ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो वह पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देंगी। एक बीवी के जिंदा होते हुए भी वह दूसरी शादी कर रहे हैं। इस बात पर पापा बोले, तो फिर ठीक है, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और निशा से शादी कर लूँगा। पापा की यह बात सुनकर मम्मी बुरी तरह से घबरा गईं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हालत में तलाक नहीं दूंगी, भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये बात सुनकर पापा बोले, तो फिर ठीक है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर पापा घर से चले गए। मम्मी बताने लगीं कि तुम्हारे पापा बहुत दबंग किस्म के इंसान हैं और वह ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जो बहुत गलत गलत काम करते हैं, और वह जिस बात को ठान लेते थे उसे पूरा करके ही मानते थे। उनके जाने के बाद अब मैं समझ चुकी थी कि वह अब मुझे अपने रास्ते से हटाकर ही रहेंगे। मुझे उस वक्त खुद से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम्हारा ख्याल आखिर कौन रखता। जब पापा रात तक वापस नहीं आए तो मम्मी बोली कि मैं अपने मायके चली गई। मेरा मायका थोड़ी ही दूर पर था। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपने घर पर जाकर निशा को बता देती हूँ। इसलिए मेरी मम्मी मुझे लेकर तुरंत ही अपने मायके चली गईं। वहाँ पहुँचकर मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई, क्योंकि अब मैं यही सोचकर घबरा रही थी कि विक्रम से अब मैं चाहे जितनी भी मिन्नतें कर लूँ, लेकिन वह अपना इरादा बदलने वाला नहीं है। आगे मम्मी बोली, जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे निशा मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कहते कहते बार बार चुप हो जाती है। तो ये देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने उसे खुद ही पूछ लिया कि आखिर क्या बात है। तो वह कहने लगी कि दरअसल मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे और विक्रम के बीच में कुछ कहा-सुनी हो गई। मैं अपनी बहन की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि आखिर तुम्हारे बीच क्या बात हो गई थी। तो वह परेशान होकर बोली कि विक्रम का मेरे पास फ़ोन आया था और वह मुझसे शादी को लेकर बहकी बहकी बातें कर रहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि उसने अपने घर पर रात में कुछ आदमियों को भिजवा कर आपका कत्ल करवा दिया है और आपकी लाश को कहीं फिकवा दिया है, और अगर मैं या हमारे घर वालों में से किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वह हम सबको भी रातों रात जान से मरवा के फिकवा देगा। फिर वह मुझसे बोला, अंजलि घर पर इस वक्त बिल्कुल अकेली होगी, इसलिए मैं उसके पास चली जाऊं, क्योंकि वह अब 4-5 दिन तक घर पर नहीं आ सकता है। फ़ोन रखने से पहले उसने एक बार फिर से मुझे धमकाया कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वह हम सबको ख़त्म करवा देगा। ये सुनकर ऊषा बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। निशा भी मेरी हालत देखकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि उसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन मैंने उससे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये तो मेरा नसीब है। तुम एक काम करो, तुम विक्रम को फ़ोन करके ये कह दो कि तुम अंजलि को अपने पास ले आई हो। मेरी बात मानते हुए निशा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने विक्रम को फ़ोन करके कहा कि वह अंजलि को ले आई है और रोते हुए उसे यह भी कह दिया कि वह इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, तो प्लीज़ वह उसके घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस बात से विक्रम बड़े ही खुश होते हुए अंदाज में बोला, तो अब बस जल्द ही शादी की तैयारी शुरू कर दो। मैं यह बातें फ़ोन पर सुन रही थी। मेरे आंसू बहने लगे। मेरी बेबसी देखकर निशा का भी दिल भर आया, लेकिन वह बेचारी भी मेरे लिए आखिर कर क्या सकती थी। वह भी मेरी तरह ही बेबस थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे को तसल्ली के 2 बोल भी नहीं बोल पाए। मैंने निशा से कहा कि अगर विक्रम को गलती से भी पता चल गया कि मैं मरी नहीं हूँ बल्कि ज़िंदा हूँ,
तो वह मुझे एक बार फिर से जान से मारने की पूरी कोशिश जरूर करेगा और मैं उस पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती। वह मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अब विक्रम से शादी करनी ही होगी। मैंने निशा से कहा कि तुम अंजलि को इस बात से बिल्कुल बेखबर रखना कि उसकी सगी माँ जिंदा है, वरना वह मेरे प्यार के लिए तड़पेगी और मेरे ही पास रहने की जिद करेगी। निशा मेरी सारी बात समझ गई थी और फिर हम दोनों बहनों ने ये फैसला किया कि विक्रम ने जो भी किया है उसकी सारी करतूत को वैसा ही रंग देकर हम अंजलि को यही समझाएंगे कि उसकी सगी माँ मर चुकी है। उसके बाद रात के अंधेरे में जब तुम सो गई थी तो मैं तुम्हें लेकर वापस उसी घर में चली गई। अगले दिन सुबह जब तुम उठी तो तुमने मुझे अपने आसपास नहीं पाया। प्लान के मुताबिक निशा तुम्हारे पास आई और उसने तुम्हें यही बताया कि मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर तुम बहुत रो रही थी और बार बार जिद कर रही थी कि तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास जाना है। निशा ने तुम्हें जैसे तैसे संभाला। उस दिन के बाद से मैं तुम्हारे सामने नहीं आई और निशा ने तुम्हें अच्छे से यह बात समझा दी कि तुम्हारी माँ अब कभी भी वापस नहीं आ सकती है। वह तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। निशा जैसे तैसे तुम्हें संभाल रही थी। उसके बाद जब विक्रम ने निशा को फ़ोन करके ये कहा कि वह तैयार हो जाए, शाम को उन दोनों की शादी है। फिर जब ये खबर हमारे घर वालों तक पहुंची तो हम दोनों बहनों ने सारी कहानी उन्हें बताई, जिसे सुनकर हमारे घर वाले बहुत गुस्सा हो गए और वह कहने लगे कि वह विक्रम को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम दोनों ने उन्हें समझाया कि वह कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि विक्रम बहुत बुरा इंसान है। वह अपने इरादे पूरे करने के लिए अंजलि को नुकसान पहुंचा सकता है। अंजलि अभी इतनी समझदार नहीं है कि अगर हम विक्रम के खिलाफ पुलिस में जाते हैं तो वह हमारा साथ दे। उसे तो अपने बाप की हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं पता और अगर हम उसे अभी सब कुछ बताएंगे भी तो वह तो हमारी बातों को समझ ही नहीं पाएगी और अपने बाप को ही सच्चा समझेगी। उसे तो यही लगता है कि उसका बाप उसे बहुत प्यार करता है, जबकि वह नहीं जानती कि उसे तो सिर्फ एक बेटे की ही इच्छा है। विक्रम अपने फ़ायदे के लिए अंजलि को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम किसी भी हालत में अंजलि को विक्रम के हवाले नहीं कर सकते हैं। तो अंजलि की सुरक्षा के लिए अब हमें ये कदम मजबूरन उठाना ही होगा और जब तक अंजलि इतनी समझदार नहीं हो जाती कि वह इन सारी बातों को समझने लगे, तब तक हमें यह नाटक करना ही होगा। शाम होते ही विक्रम ने फिर से निशा को फ़ोन करके कहा कि तैयार होकर मंदिर आ जाओ और हम वहीं पर शादी करेंगे। विक्रम ने निशा से जैसा कहा उसने वैसा ही किया। उसके बाद जब निशा और विक्रम की शादी हो गई तो मैंने निशा से कहा कि वह मुझे इस घर के स्टोर रूम में छुपा कर रखे। इसीलिए निशा हर रोज़ मुझे यहाँ छत पर खाना पानी देने आती थी। मुझे जब पूरी सच्चाई पता चली तो मैं कभी अपनी मौसी की तरफ देखती तो कभी अपनी माँ की तरफ। मैं बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। मेरी मौसी और माँ भी मेरे गले लगकर रोने लगीं। उसके बाद मैं एक प्लेट में अपनी मौसी और माँ के लिए खाना लगाकर ले गई और फिर उन दोनों को अपने हाथों से मैंने खाना खिलाया। मैंने अपने किए की माफ़ी अपनी मौसी से मांगी। पूरा दिन मैं वहीं स्टोर रूम में ही अपनी मौसी और माँ के पास रही। उसके बाद शाम को मैं नीचे आ गई, तभी मुझे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरा बाप आ गया है, इसलिए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे मामा खड़े हुए थे। मेरे मामा बहुत समय के बाद मेरे घर आए थे। उन्हें देखकर मैं चौंक गई। उसके बाद मैंने उन्हें बता दिया कि अब मैं भी सारा सच जानती हूँ। फिर उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा ने उस रात जिन आदमियों को तुम्हारी माँ को ख़त्म करने के लिए भेजा था, दरअसल वह गलती से उस दिन किसी दूसरी कॉलोनी में पहुँच गए थे
और वहाँ पर उन्होंने तुम्हारी माँ की जगह किसी दूसरी औरत को मार कर फेंक दिया था। उसके बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी। अब जाकर वह सारे आदमी पकड़े गए हैं और पकड़े जाने पर जब उनकी पिटाई हुई तो उन्होंने तुम्हारे पापा का नाम ले लिया, जिससे पुलिस अब तुम्हारे पापा को भी पकड़ कर ले गई है। अब विक्रम का बचना नामुमकिन है। अब मैं तुम तीनों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए तुम तीनों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। फिर मैं अपनी मौसी और माँ के साथ अपनी माँ के मायके चली गई। इस तरह से भगवान ने हमें इंसाफ दिलाया और एक गुनहगार अपने अंजाम तक पहुँचा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ अच्छी अच्छी सुनाती रहूँ। थैंक यू।